फाइनेंस से सभी लोग आप समझते होंगे। वित्त व्यवस्था यानी वित्त। वित्त क्या होता है? मुद्रा, धन, जिससे कि आप कोई भी या किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है ना? इतना है वित्त से अभिप्राय। अब हम इसमें जोड़ देते हैं इंडियन फाइनेंस सिस्टम। ठीक है? ठीक है ना? तो क्या होगा? भारतीय वित्तीय प्रणाली। ठीक है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त का क्या रोल है, कैसे उसके पूरे इकोनॉमी को सिस्टमेटिक ढंग से उसके विकास के कार्यों में योगदान। ठीक है ना? तो भारतीय फाइनेंस सिस्टम का अभिप्राय क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा है उसका किस प्रकार से विकास में योगदान हो। ठीक है ना? और वैसा विकास जहां पे कि धन की अधिकता हो और जहां कम हो वहां उस ओर उत्पादक क्षेत्रों की ओर उसको मोबिलाइज करना। ठीक है? जैसे अगर इंडस्ट्री के रूप में लिया जाए तो जैसे जमशेदपुर है। जमशेदपुर क्या है? इंडस्ट्री एरिया है। दिल्ली क्या है? इंडस्ट्री एरिया है। वहाँ पे धन की अधिकता ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय अन्य यूपी के बदले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ से यहाँ पे कैसे मैनेज किया जाए, व्यवस्था किया जाए कि यहाँ के भी लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, इंडस्ट्री के क्षेत्र का विकास हो। ठीक है ना? वित्तीय व्यवस्था से मतलब है संस्थाएं। ठीक है? वित्तीय व्यवस्था का मतलब संस्थाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? अगर ये कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बैंक। बैंक में कौन सा बैंक? RBI। ठीक है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह से क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है वो? रेगुलेट करता है। एक आम आदमी की भी और एक इंडस्ट्री क्षेत्र को भी, सेवा क्षेत्र को भी, कृषि क्षेत्र को, यानी एवरी सर्विस क्षेत्र। इसके नीचे कई बैंक हैं। क्या इस बैंक का डायरेक्ट व्यक्ति से संबंध होता है? किसी व्यक्ति का? वो किसके लिए काम करता है? केवल सरकार के लिए और बैंकों के लिए पूरा काम करता है। किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट RBI में खाता अकाउंट नहीं है और ना ही होता है। एक बार में पूछा गया एक बार कि क्या किस किस बैंक में व्यक्ति अपनी शाखाएं खोल सकता है या किस में शाखाएं नहीं खोल सकता है। तो उसमें RBI भी आया था, SBI भी आया था, FCI भी आया था, है ना? और कई बैंक आए थे। तो उसमें सब लोग लगते कि सभी, उसमें एक ऑप्शन था कि सभी, भाई 1 2 2 3 सभी। तो जिसको कॉन्फिडेंस रहा होगा तो कहा कि बैंक तो सभी हैं, बैंक में सभी खुलते हैं, है ना? तो मैक्सिमम 60% लोगों ने मतलब कर दिए थे ऐसे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो वित्तीय व्यवस्था, 2 लाइन लिख लीजिए वित्तीय व्यवस्था में, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार में उपस्थित वित्तीय बाजार में उपस्थित
वित्तीय संस्थाओं से है। जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम उपयोग व प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्लियर हुआ? ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? वित्तीय प्रणाली, इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनेंशियल सिस्टम। सिस्टम में क्या होगा? संस्थाएं होंगी। संस्थाएं में एक आरबीआई हो गया, दूसरा एसबीआई हो गया, तीसरा पीओबी हो गया। इसी प्रकार से कुल कितने बैंक हैं राष्ट्रीयकृत? 19। ठीक है, पहले 20 था, किसी एक बैंक का विलय किया गया। ठीक है, तो अब संख्या कितनी हो गई? 19। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या नहीं, अभी भी 19 ही है। ठीक है ना? इसके अलावा आपके क्या कौन से बैंक है? विकास के बैंक हैं। विकास बैंक में कौन कौन से आ जाते हैं? विकास बैंक में कौन से बैंक आएंगे? नाबार्ड। नाबार्ड, बहुत अच्छा। सिडबी, हाँ, सबसे ठीक है। इसके अलावा आपके एनबीएफ होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग। चलिए उसको बताएंगे, अभी आएगा। अभी लिखा हमारे कहने की जो संस्थाएं होती हैं, ये संस्थाएं क्या करती हैं? इनका 2 काम होता है। क्या होता है इनका काम? बचत को क्या करना? बढ़ाना। आम पब्लिक का या सरकार का, संस्था का, इंडस्ट्री के क्या करते हैं? सबके बचत को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पहले कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा इनका? बचत इससे क्या होगी? निवेश। निवेश किसमें? उत्पादन। किसमें होगा? उत्पादन में। जब उत्पादन होगा तो फिर क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर फ्लो हो जाएगा, सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा? फाइनेंस सर्कुलेशन होगा, और जिस क्षेत्र में कम है उस क्षेत्र में ज्यादा देने की प्रयास की जाएगी। ठीक है ना? इसके लिए क्या करते हैं? वो ऋण देते हैं। ठीक है, ऋण देते क्या देते हैं? प्रशासित कैसे क्या करते हैं? फिर ब्याज दर। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं? फाइनेंस को रेगुलेट करते हैं। कोई बताइए? बॉन्ड्स, शेयर, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या है आपके? ये सभी वित्तीय
वित्तीय प्रणाली के भाग हैं। ये सभी जितने भी संस्थाएं हैं आपके वित्त से संबंधित, सभी क्या हैं? हाँ? खाटी, हुंडी, उसको बोलते हैं हुंडी। हुंडी वित्तीय प्रतिभूति, ठीक है। इसको हुंडी को वित्तीय प्रतिभूति, हुंडी का मतलब ये होता है, जैसे लोग क्या करते थे पहले के जमाने में कि पेपर मनी नहीं था तो उनके पास कैसे मनी होते थे? वो गोल्ड, सिल्वर, है ना, चांदी और क्या बोलते हैं उसको, तांबे। तो वो पैसा किस में लेके जाते थे? हंडी में, ठीक है ना, तांबे की उसकी। तो लोग क्या कर रहे थे कि भैया हम एक हंडी अपना गिरवी रख रहे हैं। वो पैसा नहीं बताते थे, कहते थे कि हमारी हुंडी बने रख दी है। जैसे सोने की गिल्ली भी होती थी, उसमें चांदी की गिल्ली होती थी। अब तो हुंडी का मतलब हो गया, अब तो ज्वेलरी आ गई। तो पहले ज्वेलरी भी होती थी, तो ज्वेलरी भी उसी हुंडी में ही शामिल होती थी। तो क्या करते थे, हम और आप जाकर के उसको बैंक में गिरवी रखते थे, तो उसको हुंडी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हुंडी कम प्रयोग होता है, अब इसका होता है वित्तीय प्रपत्र, ठीक है। उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। अब आगे उसका रूप बदल गया है, ठीक है ना। तो उसमें भी हम आएंगे भी। तो हमारे जो कहने का अभिप्राय है कि जो वित्तीय प्रणाली है, आप ये कभी भी ध्यान दीजिएगा कि वित्तीय प्रणाली, वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रणाली और मुद्रा बाजार, वित्त बाजार, ये सब में थोड़ा डिफरेंस है। इसको जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वित्तीय प्रणाली का क्या काम होता है? वे सभी संस्थाएं, देश की अर्थव्यवस्था में वे सभी संस्थाएं जो वित्तीय लेन देन या क्रय विक्रय करती हैं, बचत को कलेक्ट करती हैं, ऋण देती हैं, ये सभी संस्थाएं आपके वित्तीय प्रणाली में हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में सहयोग करती है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी वित्तीय लेन देन जो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाए, क्या उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं? नहीं करते, क्योंकि विकास में वो शामिल ही नहीं होता। तो उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। हम लेन देन तो करते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। ऐसे पेमेंट को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते। जैसे पेंशन, क्या होगा? पेंशन को हम जीडीपी में शामिल नहीं, क्यों? और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी पर किया जाने वाला व्यय, सोशल सिक्योरिटी पर किया जाने वाला व्यय आप हस्तांतरण भुगतान में होगा, ट्रांसफर में होगा, है ना, उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते। लेकिन इनके जो भी कार्य होंगे सब के ऋण में शामिल है, यानी ऋण किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, जिससे कि अर्थव्यवस्था का सर्कुलेशन फ्लो चले। जब हम व्यापार चक्र में जाएंगे तो फिर उसको और विस्तार से बताएंगे, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कर लीजिए, यानी वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है? यह एक व्यापक बाजार है जहां पर अनेक या विविध वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों जैसे मुद्राओं,
कामा शेयर कामा बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके पूरे इंडियन फाइनेंस मार्केट पूरा आ गया है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या आएगा? पूरे विश्व की सभी मुद्राएं आप ले सकते हैं आप, क्योंकि आपकी इंडियन इकॉनमी केवल आपके अपने मुद्रा पे ही डिपेंड नहीं है ना, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में हुए भूचालों का भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। जैसे रूबल यहाँ पे चलता है, रूबल कहाँ चलता है? रसिया में, लेकिन उसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। हम रूबल को कभी अब जिंदगी में देखे नहीं है, लेकिन वहाँ पे युद्ध छिड़ा है तो उसका प्रभाव इंडिया पर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो सभी मित्रों, इसके अलावा अगर अमेरिका का शेयर मार्केट डाउन होता है तो बॉम्बे का शेयर मार्केट, इंडिया का भी शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। ठीक है ना, अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व का अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो भारत क्या करता है? वो क्यों बढ़ा रहा है? दुनिया क्राइसिस की ओर जा रही है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया? एक निश्चित रूप से आप जान लीजिए, हर जगह डिमांड और सप्लाई, किसकी? डॉलर, और इस तरफ रुपए। ठीक है, डॉलर अमेरिका ने क्या किया? ब्याज बढ़ा दिया। तो ब्याज बढ़ाने का क्या मतलब होता है? अगर डॉलर पर अगर ब्याज बढ़ गया तो आदमी क्या करेगा? और डॉलर पूरे विश्व में छाया हुआ है, विनिमय का माध्यम भी है, तो क्या करेगा? यानी जिसके पास भी व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा डॉलर होगा, दैनिक जीवन को छोड़ करके या मंथली इनकम को छोड़ करके वो क्या करेगा? वो जाकर के फेडरल बैंक में जमा करेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी? और इसको डॉलर कहा क्या जाता है? हार्ड मनी, हार्ड करेंसी भी कहा जाता है। वो क्या हो गया? फ्लाइंग करेगी। कहाँ से फ्लाइंग करेगी? इंडिया से। कहाँ से करेगी? इंडिया से। तो इंडिया को क्या मंगाना है? टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, है ना। अब उसके लिए क्या हो गया? डॉलर महंगा हो गया, तो महंगाई आपके यहाँ क्या होगी? बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट उसने बढ़ाया और महंगाई की मार इंडिया झेलेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और वो करेंसी हमें जहाँ $1 पर मंगाना है हम $2 में मंगाएंगे, क्योंकि हमारे पास डॉलर का मूल्य कम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए तो फायदा हो गया और हमारे लिए नुकसान हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंस सिस्टम में क्या होना चाहिए? मुद्राओं, शेयर, वित्तीय उपकरणों, उसमें क्या हो जाएगा? सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका कि क्रय विक्रय किया जाता है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें डेरिवेटिव्स का मतलब ये है बॉन्ड्स। ठीक है, जो वित्तीय
प्रपत्र, जैसे SBI आप 5 साल के लिए लेते हैं ना, या शेयर बॉन्ड्स जब कोई खरीदते हैं तो उसको डेरिवेटिव से बोलते हैं। उसकी भी डेरिवेटिव की व्याख्या कर देंगे, उसमें लिखा देंगे ताकि आप भूलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार के 2 भाग होंगे, इसके 2 भाग। पहला मुद्रा बाजार, क्या हो जाएगा? मुद्रा बाजार। और दूसरा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, और दूसरा कैपिटल मार्केट। अब मिटा दो इसको। जी सर, हाँ? मिटा दो। मनी मार्केट फर्स्ट, दूसरा कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट से क्या अभिप्राय है? बोलिए। 2 बाजार है। मनी मार्केट का अभिप्राय यह है कि जहां अल्पकाल में अल्पकाल यानी 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। ठीक है, बस इतना। और जब हम मध्यम एवं दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का आदान प्रदान यानी क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी बाजार। मध्यम एवं दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का, वित्तीय उपकरणों का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। लिख लीजिए 2 लाइन। मुद्रा बाजार, जहां पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल के लिए क्रय एवं विक्रय किया जाता है। ठीक है, मनी मार्केट के 2 भाग होंगे। पहला संगठित बाजार, संगठित मुद्रा बाजार कहेंगे इसको। ठीक है, संगठित मुद्रा बाजार। दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के 2 भाग होंगे। कौन कौन? संगठित और असंगठित। संगठित से क्या अभिप्राय है? संगठित से क्या अभिप्राय है? इसको बोलेंगे औपचारिक और दूसरे को अनौपचारिक। औपचारिक किसको कहेंगे? संगठित को।
और अनौपचारिक असंगठित असंगठित। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपका SBI है, ये संगठित है या असंगठित है? हाँ? संगठित है ना? और NBFI नॉन फाइनेंशियल मार्केट, असंगठित है नॉन फाइनेंशियल मार्केट, ये क्या होंगे? असंगठित जैसे साहू समझ रहे हैं? साहूकार, जी साहूकार क्या काम होता है? लोन लेना हाँ? ऋण देते हैं ऋण कैसे देता है वो? ब्याज पर देता तो ही है। और कितना ब्याज लेता है? अपने मन मर्जी से, और इतने मन मर्जी से कि आपका घर बिक्री हो जाए, आपका खेत बंधक हो जाए, या आपके घर में जो भी लिक्विडिटी है, सोना चांदी है, सब उसके हवाले। ठीक है ना? साहूकार, महाजन और हुंडी देता, उसका बोलो ना हुंडी धारक, ये सबको क्या बोलेंगे हम? असंगठित क्षेत्र में मुद्रा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का रेगुलेट करता कौन है? मुद्रा बाजार और कैपिटल बाजार। मुद्रा बाजार हाँ? RBI करती है। दोनों का नियंत्रण RBI करती है। ठीक है ना? उसका क्या है मेन काम? क्या RBI का? वो सब तो है। इसके अलावा एक शब्द एक लाइन में। हाँ हाँ, ठीक। मौद्रिक नीति में होता क्या है? वो तो सही है, साख सीजन तो ही है, तो पूरा कार्य हो गया। तो रेपो रेट भी तो सही है, उसका एक अर्थ हो गया। यानी इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है RBI का, मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है, ये RBI का सबसे बड़ा रेगुलेटरी वर्क है, और इसी में आपके सभी कार्य आएंगे। मुद्रा की मात्रा ये तय करती है RBI कि हमारे देश में मुद्रा की कितनी आवश्यकता है, या कितने नोटों को छापा जाना है, और कितनी मुद्रा का प्रवाह होना है। हमारे देश की सर्कुलेशन में कितनी मुद्रा की आवश्यकता है, इसको कौन करेगा रेगुलेट? RBI। किसके थ्रू? दो चीज, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के द्वारा। ठीक है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मीडियम एवं लॉन्ग टर्म, यानी एक साल से अधिक परिसंपत्तियों या वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय को हम उसमें रखते हैं। जैसे NSE है, बॉन्ड्स हैं, वो सब किसमें आएंगे आपके? कैपिटल मार्केट में आएंगे। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट? चलिए, आप लिख लीजिए पूंजी बाजार। मनी मार्केट हो गया, पूंजी बाजार में रही सब जितने भी बैंकिंग आएंगे जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो RBI के द्वारा क्या होती है? प्रशासित होती है, जिस पर RBI का डंडा चलता है, वो सभी संगठित क्षेत्र हैं। ठीक है ना? यही नहीं, RBI के अलावा किसका भारत सरकार का किसका होना चाहिए? भारत सरकार का और RBI का, जिसके ऊपर नियंत्रण है, यानी मुद्रा के प्रवाह और मात्रा, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के प्रवाह पर सरकार और RBI का नियंत्रण है।
वो संगठित क्षेत्र है, बकिया उसके अलावा असंगठित क्षेत्र। कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, बुरन को फॉलो करना पड़ता है। वे अनव्यपी होता है ना, अनव्यापारी बोलते हैं उसको, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसको हम पढ़ाएंगे आगे। हाँ हाँ, अब तो प्राइवेट बैंक भी हो गए हैं, तो क्या प्राइवेट बैंक हो गए तो क्या आरबीआई के नियम को फॉलो नहीं किया जाता है? लाइसेंस किससे लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक अपनी मनमानी क्यों कर सकते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट के माने जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक, वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और स्टेट बैंक का पूरा डंडा चलता है, और जो भी ब्याज दर निर्धारित करता है कोऑपरेटिव बैंक के, वो कौन निर्धारित करता है? आरबीआई और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो भी नहीं, आरबीआई पूरी तरह से, कि आपको किस दर पर ब्याज करना है, और इससे ज़्यादा ब्याज आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना? कितना आप लोन देंगे, या SLR और CRR, उनके लिए तो फॉलो होता है कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी। मैं कहाँ चला था? कैपिटल मार्केट, ठीक है ना? हाँ, बीमा LIC आता है, ठीक है ना? LIC आएगा उसमें, वो संगठित क्षेत्र में आएगा। LIC अब क्या करता है? अब आपको हाउसिंग लोन भी देता है वो, ठीक है? आपको कोई भी परिसंपत्ति क्रय विक्रय के लिए लोन आपको आसानी से दे देता है। पहले बैंक ही केवल देता था, लेकिन अब क्या हो, LIC भी दे रहा है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, उससे भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलिए, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, जहां वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक, मध्यम एवं दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार के भी 2 भाग हैं। पहला, प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार। दूसरा, द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक है, अब आगे ये बस इतना जाने, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। इसको जब हम कैपिटल मार्केट आगे पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे तो उसको वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? फिर अब आगे हम चलते हैं सीधे कहाँ पे? मुद्रा, ठीक है? ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आपने जाना, क्या उसमें? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय बाजार और मनी मार्केट। आपके पूरे देश की अर्थव्यवस्था में 2 ही प्रकार के मार्केट हैं। कौन कौन से? वित्तीय और पूंजी बाजार और मुद्रा, ठीक है ना? इसी के अंदर सब कुछ लेंगे, ठीक है ना? मनी मार्केट के 2 भाग, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और पूंजी बाजार के प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है ना? इसको आगे करो। देखिए आपकी मुद्रा, मुद्रा से क्या अभिप्राय है? अब हम आ गए फाइनेंशियल सिस्टम के पास से मुद्रा। व्हाट इज द मनी? आगे हम लिखाने में पढ़ा देंगे, ठीक है? बस तो हम फाइनेंशियल सिस्टम देखें, फिर ज़्यादा लंबा होने यही तो हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा पूंजी बाजार को हम लेंगे अभी, ठीक है ना? सिस्टम से चलें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना?
तो अब मैं पूछ रहा था कि मुद्रा क्या है। अगर एक व्यक्ति, मुद्रा वह चीज़ है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, ब्याज दर कर सकते हैं, और वो विनिमय का माध्यम भी है, विनिमय का मापक भी है। उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा। यानी मुद्रा वह धुरी है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था चक्र काटती है। बिना मुद्रा के ही कोई भी अर्थव्यवस्था फलित फुलित नहीं होती। ठीक है ना? वो मुद्रा का रूप, कई रूप हो सकते हैं, कई रूप हैं उसके। ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे हम? मुद्रा। 2 लाइन लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं कहेंगे। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके जरिए वस्तुओं एवं सेवाएं क्रय विक्रय या खरीदी एवं बेची जाती हैं। जैसे विनिमय का माध्यम, लेखा की इकाई, क्रय शक्ति का संचय, ऋण देयता। ये सब क्या होता है? किसके माध्यम से करते हैं आप? मुद्रा के माध्यम से करते हैं। ठीक है? एक अर्थशास्त्री थे वाकर। वाकर ने मुद्रा की परिभाषा क्या दिया था? बहुत छोटी सी परिभाषा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। डोमटी वाकर ने, क्राउथर ने, क्रोमर, अच्छा क्रोमर। चलिए, इसके हम विस्तार में परिभाषाओं के नहीं जाएंगे। ये केवल उसके लिए है जो प्योर इकोनॉमिक्स है, उस पर पूरी परिभाषाओं का अंबार होता है। और क्या यहाँ पे चेस के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, इसको टच करते हुए और सामान्य जानकारी होते हुए हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन कभी भी आपके पीसीएस और आईएएस में मुद्रा की परिभाषा नहीं पूछी गई है। ठीक है ना? हाँ, टीजीटी पीजीटी का जो इकोनॉमिक्स से दे रहा है, उसके लिए एक नहीं 10 परिभाषाएं पूछी जाती है कि मुद्रा की परिभाषा किसने कौन से दिया है। ठीक है ना? तो उसी में हम नहीं जाएंगे। ठीक है? अब लिख लीजिए मुद्रा का कार्य। बहुत शार्ट संक्षेप में चलते हैं ताकि पूरा कवर कर सकें आप। पहला पॉइंट पर लिख लीजिए, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक। दूसरा, विनिमय का माध्यम। स्थगित भुगतानों की माप। स्थगित भुगतानों का माप। मूल्य का संचय। मूल्य हस्तांतरण का साधन। साख का आधार। अगला पॉइंट, साख का आधार। साख का आधार, क्रेडिट। ठीक है ना? मूल्य का माप से क्या अभिप्राय है?
किसी भी वस्तु और सेवा की माप हम मूल्य के माध्यम से ही करते थे। इससे पहले क्या करते थे? विनिमय माध्यम था। वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम से हम आदान प्रदान या खरीद बिक्री का कार्य करते थे। इसके बाद क्या होगा? विनिमय के माध्यम से जैसे हम विकास होने लगे, फिजियोक्रेट और मर्केंटाइज, ये दो मतलब स्कूल है अर्थशास्त्र के विकास के लिए, है ना। तो उसमें बार्टर सिस्टम लागू था। एक देश दूसरे देश में जब व्यापार करने जाता था, क्योंकि वहाँ पे या अभी भी वो मुद्राएं चलती नहीं दूसरे देश, तो वहाँ पे क्या होता था? वस्तुओं के माध्यम से या फिर गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से आदान और प्रदान होता था। कि अगर मान लिया जाए कि 1 कुंटल गेहूँ का मूल्य कितने में होगा, सोने के रूप में मापा जाएगा या चांदी के या बिलट, ठीक है ना। एक खेत को मापना हो, एक खेत को खरीदना हो, भुगतान करना हो, कब से? 1861 से पहले की बात। इंडिया में कैसी मुद्रा चलती थी? कैसी मुद्रा चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली था, धातु मुद्राएं चलती थी, ठीक है। उसके बाद से धातु मुद्रा के बाद करेंसी आ गई, यानी पेपर मुद्रा, कागज की मुद्रा, ठीक है ना। नहीं चलेगी, क्योंकि फिर जैसे आप अमेरिका जाओगे तो आपको जाना, तो वहाँ पर चलता है डॉलर, ठीक है। तो आप अपनी करेंसी लेके जाओगी, वहाँ के बैंक में संपर्क करोगी, आपके पास 1 लाख रुपया है, वो कहोगे कि आप हमको इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, तब जाके वस्तुओं सेवाओं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी दुकानदार आपका रुपया नहीं लेगा, ठीक है ना। या आप सीधे सीधे नेपाल में चले जाइए, सबसे नज़दीक आपका पड़ोसी देश है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ के बैंक में या कोई भी साहूकार कोई भी जाएंगे आप, उसको अब साहूकार भी करने लगे हैं, वहाँ के दुकानदार भी करने लगे हैं कि सर आपको कितनी करेंसी चाहिए, नेपाली या बांग्लादेशी। कहेंगे अब 1 रुपये में संभवतः 2 रुपये मिलता है आपको। नेपाल की मुद्रा इंडिया से सस्ती है ना। तो वहाँ पे अगर कोई वस्तु महंगी भी है, जैसे वहाँ की गाड़ियाँ, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, जैसे गाड़ी की कीमत यहाँ पे इसका कितनी है? यहाँ पे 12 लाख रुपये, और वही अगर खरीदने जाए वहाँ पे नेपाल में, तो कितने की मिल जाएगी? लगभग 6 लाख की मिल जाएगी, यानी दूने का डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज करेंसी आपको वहाँ की चाहिए, तो वहाँ पर जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे, वो सामान खरीद के लेके आ सकते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर नेपाल क्यों जाते हैं? गोरखपुर से सीधे काठमांडू जाते हैं, क्यों जाते हैं? गोल्ड इज वेरी चीप। वहाँ पे जाएंगे और कोई एक सामान गोल्ड खरीद के लेके चले आएंगे आप, और पहन करके लेके चले आएंगे, और उस पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती, ठीक है ना। तो कुछ लोग महीने में 2 बार, साल में 1-2 बार जरूर चले जाते हैं, और कुछ लेके आते हैं, अपने यहाँ बेच के फिर चले जाते हैं, ठीक है ना। ये सिस्टम होता है ये, ठीक है ना। फिर विनिमय का माध्यम, विनिमय के माध्यम से क्या अभिप्राय है? वस्तुओं का आदान प्रदान, विनिमय। गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, और कोई को न लेना हो तो कहेगा भैया हमको गेहूं के बदले क्या लेना है? दाल लेना है। उसको कहेगा दाल के बदले नहीं हमको लेना है, हमको एक मुर्गा लेना है कि नहीं। तो उसका कोई माप होना चाहिए कि भाई 1 किलो अरहर के बजाय 5 किलो चावल, है कि नहीं। अब उसको पहले क्या होता था कि मुद्रा के रूप में हो जाए या गोल्ड के रूप में होता था, अब क्या हो गया कि मुद्रा के रूप में भाई 100 रुपया किलो दाल है, 25 रुपया किलो चावल है, और 20 रुपया किलो आटा है, 25 रुपया किलो या गेहूँ है। तो सबके अलग अलग मूल्य होंगे, यानी अब आप कुछ भी उस रुपये से आप गेहूँ, चावल, कलम, दवा, कुछ भी कपड़े खरीद सकते हैं। ये नहीं कि गेहूँ के बदले कपड़ा हम आप देंगे, तो जो दुकानदार होगा कितना गेहूँ रखेगा? उसको नहीं रख पाएगा, है कि नहीं। तो वो मनी के रूप में उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है कि
विनिमय का माध्यम, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु और सेवाओं को क्रय कर सकते हैं। स्थगित भुगतानों की माप, ये डायरेक्ट परचेज नहीं होता। जो आप कार्य कर चुके होते हैं उसके बदले में उसको भुगतान किया जाता है। जैसे आपने सर्विस कर लिया और रिटायर हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? भुगतान, भाई काम तो बहुत पहले कर चुके हैं आप, लेकिन भुगतान अभी जब तक जिएंगे तब तक मुझे करना है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। तो क्या है? स्थगित भुगतान है। तो स्थगित भुगतान भी किसके माध्यम से होगा? मनी यानी मुद्रा के माध्यम से, ठीक है। फिर आगे है मूल्य का संचय। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो ताकि वह अपनी मन मर्जी की वस्तुओं को खरीद सके। यानी संचय कार्य कौन करेगा? मुद्रा, ठीक है। आप गेहूँ चावल के रूप में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, या किसी भी गाड़ी घोड़ा के रूप में बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, या गोल्ड के रूप में भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी क्या होती है? कम होती है। वस्तुओं सेवाओं की लिक्विडिटी क्या होती है? कम होती है, चाहे वो धातु की क्यों ना हो, है ना। तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? मुद्रा की, यानी मूल्य की। तो उसको हम संचय कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है ना। किसी को ऋण दे सकते हैं, है ना। तो ये हम मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। और मूल्य हस्तांतरण का साधन, मूल्य हस्तांतरण से क्या होता है? हाँ, मनी ट्रांसफर। अगर किसी को 1 लाख रुपए की जरूरत है या 5,000 रुपये की जरूरत है, उसका हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, ठीक है। तो भी हम मुद्रा के रूप में ही कर सकते हैं, भले उसके वस्तुओं सेवाओं को न ले तब भी उसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद साख का आधार। साख में होता क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में होगा क्या? ऋण। साख का आधार मतलब ऋण का आदान प्रदान, भुगतान, ये सब किसके माध्यम से होगा? आपके मुद्रा के माध्यम से होगा। तो मुद्रा का ये प्रमुख कार्य है, ठीक है। अब देखिए मुद्रा के प्रकार। इकोनॉमिक्स समझ में आ रही कि नहीं आप सब लोग? ऐसा किसी जिसको इकोनॉमिक्स समझ में ना आ रही हो, या हमारी भाषा या लैंग्वेज समझ में ना आ रहा हो, बोलिए। समझ में आ रहा सबको? आ रहा है? लेखा मुद्रा। लेखा मुद्रा, इसको बोलेंगे अकाउंटिंग मनी। लेखा मुद्रा वह मुद्रा जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं का मूल्य और क्रय शक्ति आदि व्यक्त करते हैं। जैसे रुपया, डॉलर, और उसको क्या बोलते हैं? पाउंड, ठीक है। वास्तविक मुद्रा। अगला लिखिए वास्तविक मुद्रा, यानी प्रॉपर मनी। प्रॉपर वास्तविक मुद्रा यानी प्रॉपर मनी, जो वास्तव में व्यवहार में नोटों एवं सिक्कों के रूप में प्रचलन में होती है। देश में प्रचलित सभी
में प्रचलित सभी मुद्राएं वास्तविक मुद्राएं होती हैं। जैसे रुपया 1 से लेकर के कितना बड़ा नोट है? 2000। ये सभी क्या है? मुद्रा आपकी वास्तविक मुद्रा है। और लेखा मुद्रा में, लेखा मुद्रा क्या अभिप्राय है? हाँ? अकाउंट मुद्रा क्या है? ऋण। आपने क्या लिखा है? ऋण का। अगर आप किसी को ऋण दे दिया तो क्या किया? साख दिया आपने, तो क्या हुआ? यूनिट ऑफ मनी, अकाउंटिंग, ठीक है ना? इसका लेखा जोखा किया जा सके, ठीक है। अब इसको कहेंगे अगला पॉइंट के लीगल टेंडर, यानी वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा को क्या कहेंगे? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनी अगर कोई इनकार करता है तो वो दंड का भागी होगा। क्या होगा? वो दंड का भागी होगा। ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे हम? लीगल टेंडर। और आपका 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक क्या है? आपका लीगल टेंडर है, वैधानिक मुद्रा है। अगर 1 रुपये का व्यक्ति अगर 1000 रुपया कर देना चाहेगा, आप कहो कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो आप कानून में क्या होंगे? दंड के भागी हो जाएंगे। आप मना नहीं कर सकते। आप हमको 1000 रुपया चाहिए, हमारी देनदारी है आपकी, तो कहेंगे हम 1 रुपये, वो चाहे 1000 का एक नोट दे दें या 10-10 रुपये का दे दें या 1-1 रुपये का दे दें, हम उसे मना नहीं कर सकते। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे हम? लीगल टेंडर, वैधानिक मुद्रा। यानी देश में जो भी प्रचलन में मुद्राएं हैं वो सभी क्या है? वैधानिक मुद्रा। अगला पॉइंट है ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा से क्या अभिप्राय है? अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम 1 लाख रुपया हमको चाहिए, लेकिन कहे कि हम 1 रुपया कहीं देंगे, तो क्या हम उसको कहेंगे कि नहीं ले लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? लीगल टेंडर भी है। हमारी इच्छा है कि हम 1 रुपये का सिक्का नहीं लेंगे, बल्कि हम कह देंगे कि हम लेंगे, लेकिन एक सीमा तक लेंगे, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि अन्य करेंसी भी क्या है? साख में है। जैसे हमको नहीं, आप चेक दे सकते हैं, ठीक है? हमको 1 रुपये का नहीं देना है, 100 रुपये का नहीं देना है, 1000 रुपये का नहीं देना। हम नहीं देना चाहते हैं कैश, तो हम किस में दे सकते हैं? चेक के माध्यम से, ठीक है ना? चेक मुद्रा को क्या बोले? चेक को क्या बोलते हैं? बैंकिंग मुद्रा। बैंकिंग जो भी आपका ट्रांजैक्शन करता है वो किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। तो चेक को क्या कहेंगे हम? बैंकिंग मुद्रा या ऐच्छिक मुद्रा, ठीक है? क्लियर है? साख मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देखिए दोनों चीजें में लोन सर, हाँ? लोन क्या चीज? साख सृजन, साख सृजन
RBI, SBI, BOB और सभी। इसमें से कौन सी? हाँ, कंफ्यूज हो गई? हैं? कंफ्यूज हो गई? साख का सृजन RBI को छोड़ ओनली वन, RBI को छोड़कर सभी बैंक करेंगे, जी सर लेकिन RBI साख का सृजन नहीं करेंगे। ठीक है। अगर किसी को लोन देना है तो SBI देगा, BOB देगा, अन्य सभी बैंक देंगे। वो साख का सृजन करेंगे, 1000 का 10,000 रुपये साख सृजन कर देंगे, लेकिन RBI साख सृजन नहीं करेंगे। साख में कह रहा हूं, साख मतलब साख का सृजन। तो साख का जो सृजन होगा 1:1 कमर्शियल बैंक करते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक करेंगे, व्यापारिक बैंक करेंगे, विकास बैंक करेंगे, अन्य बैंक करेंगे, ठीक है। साख सृजन उसको हम क्या कहेंगे? साख मुद्रा। जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये का अगर ऋण देना है किसी को, तो बैंक वाला क्या करेगा? साख का सृजन कैसे करता है वो? 1000 का वो 10,000 रुपये बनाएगा। कैसे करता है वो? है? जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हमको 1000 रुपये का लोन चाहिए, तो भैया किस चीज़ के लिए चाहिए? तो आपने कहा कि हमको दुकान खोलनी है, या फैक्ट्री लगानी है, या घर बनाना है, यही तो कहेंगे। तो वो क्या कहेगा कि एक ही बार में 1000 रुपये तो आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कितने की आवश्यकता होगी? 100 रुपये की, 100 रुपये की, ठीक है। कुछ लोग और भी होंगे जो 10-10 रुपये की कम कराएंगे उसको, वो उनको 10 रुपये की खरीदनी होती है कभी। तो इस 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक वो क्या करते हैं? साख बना देते हैं। और फिर अगले को, यानी 100 रुपये करके वो कितने व्यक्ति को देंगे? वो 10% को दे देंगे, और उनसे फिर लेंगे, फिर अगले को जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो देंगे, ठीक है ना। इस तरह से करते करते वो क्या करेंगे? 1000 का वो 10,000 का लोन दे देंगे, और 10,000 का लोन जबकि उनके पास नहीं है, लेकिन क्या करते क्या है वो कि उतनी आवश्यकता वो ये मान के चलते हैं कि हम बैंकिंग खोले हैं, तो एक दिन में हमारा ट्रांजैक्शन कितना होगा। यानी हमारे बैंक में अगर 1000 लोग हैं, तो बैंक में कितने लोग आएंगे एक दिन में? 10 से 20 लोग, या 25 लोग, या 50 लोग। तो 50 लोगों में मुश्किल से 2-4 लोगों को ही 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, या बहुत से लोगों को 500 रुपये की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 10 लोगों को मैंने दिया है ऋण, उसके स्थान पर मैंने क्या लिया? ब्याज भी उनसे लिया 10%, 8% का। किसी को कार लोन भी पड़ी तो 10%, तो वो 10% ला भी तो रहा 10 लोगों से, तो वो दे सकते हैं फिर। तो साख का सृजन क्रिएशन वो होता है, ठीक है। तो कौन करेगा इसको? सभी कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है, विकासात्मक बैंक, वो साख का सृजन करेंगे, ठीक है। लेकिन RBI साख का सृजन नहीं करता है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है ना। हाँ, NBFI होती है। हाँ हाँ कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी मुद्रा का विनिमय होगा। किसी प्रोडक्ट की कीमत 100% होती है, 70% फाइनेंस कर दिया, बजाज फाइनेंस ने कर दिया, 70% फाइनेंस किया उसने, हमारे लिए बजाज फाइनेंस पैसे दे रही है किसी दूसरी कंपनी को, जो पैसे दे रही है वो कौन सी मुद्रा के अंतर्गत आएगा? साख।
इनका क्वेश्चन समझे आप लोग कि नहीं समझे? ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप लोगों को? आया क्या? बोलो, खड़े हो। बैंक की नहीं, कंपनी की। हाँ, NBFI की बात हो रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नहीं, अरे जैसे बैठो, जैसे मान लो जियो कंपनी है, यही ना? और दूसरा क्या कौन कंपनी है? BSNL है और एयरटेल है। ये 3 कंपनियां हैं। आपका कहना था कि जियो ने 70,000 का ना लोन दिया, किसको? BSNL को। ठीक है, क्या दिया? BSNL दे दिया, किसी ने बारोवर कर दिया। अगर इनके दोनों के बीच टाई अप है, ठीक है, दोनों एक ही क्षेत्र की कंपनी है, अगर किसी को घाटा होता है और किसी को नहीं होता है, तो एक दूसरे को ऋण दे सकते हैं या दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या होगा? साथ। ठीक है ना? बैंकिंग मुद्रा भी होगी। ठीक है ना? एयरटेल अगर ये कहेगा कि नहीं, ये कहेगा कि नहीं मैं आपको ऋण नहीं, BSNL को ऋण नहीं दूंगा या उधार नहीं, तब क्या होगा? भाई इनको ऋण चाहिए तो सीधे किसी पे जाएंगे? SBI में। ठीक है, SBI के पास इनके कुछ सिक्योरिटीज बांट रखे हुए होंगे। ठीक है, इनके पास क्या है? धन की अधिकता है, तो ये भी अपने घर में तो नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? एक बैंक में रखेंगे। ठीक है, चाहे RD में रखें, चाहे FD में रखें, चाहे शेयर के रूप में रखें। ठीक है ना? शेयर भी रखेंगे तो फिर SBI क्या करेगी? ठीक है, आप जमा किए हैं, फिर यहाँ से वो सस्ते ब्याज पर उनको ऋण दे देगा और उनका काम चल जाएगा। तो लेकिन है क्या? साथ, एक दूसरे की यानी विश्वास है कि आप हमको ऋण दे देंगे और इस विश्वास पर कि आप मुझे चुकता कर सकते हैं। अगर मुझे ये डाउट होगा कि आप मुझे चुकता नहीं कर सकते हैं, तो कह देंगे कि आपकी एसेट लायबिलिटी नहीं है आपके पास, ताकि हम आपको ऋण दे सकें। एसेट लायबिलिटी समझते हैं आप लोग? तो बैंक क्या करता है कि कुछ सिक्योरिटी मनी दीजिए, आप सिक्योरिटी मनी दीजिए ताकि ये मुझे लगे कि आप मेरा ऋण चुका सकते हैं। तो क्या करते हैं? सर मेरी 1000 करोड़ की या 100 करोड़ की या 1 करोड़ की क्या है? कंपनी है, और कंपनी की इतनी नेट लायबिलिटी है, इतनी परिसंपत्ति है, इतने मोबाइल हैं, इतने क्या है उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, इतने सब कुछ संपत्ति है जैसे कि हम कार्य करेंगे, इसको कुछ नहीं होगा तो हम बेच करके आपके ऋण को चुका सकते हैं। हमारे पास लैंड है, क्या है? हमारे पास लैंड है, उस लैंड को भी बेच करके हम आपके ऋण की रिकवरी कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो कहेंगे मैं आपको ऋण नहीं, यानी साथ, क्योंकि विश्वास है कि BSNL डूबती हुई नाव है तो उस पर कोई बाजी नहीं लगाएगा। ठीक है ना? हाँ, जियो पर है, हाँ हाँ ऋण मिल सकता है। ठीक है ना? ये चीज़ है। टाइम हो गया? यस सर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को?